नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत जो हमने सीरीज़ चलाई है, जिसके अंतर्गत हम आपको संपूर्ण NCERT का निचोड़ करा रहे हैं, तथा इसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। चलिए इसमें प्रथम बिंदु देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। तो आर्म्स एक्ट की क्या खास बात थी कि उसमें कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। तो ये 1878 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था। अच्छा हाँ, इसके बाद लिखा ही है उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल की क्या खास बात थी कि इसमें भारतीय न्यायाधीश भी जो थे वह ब्रिटिश केस को लड़ सकते थे, मतलब ब्रिटिशर या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे को लड़ सकते थे, ताकि भारत में कामकाज करने वाले अंग्रेज या और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता रखी जा सके। अगला बिंदु है कि 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, तथा इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी जो थे वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें ब्रिटिश अफसर जो एओ ह्यूम थे, उन्होंने मदद की थी उसकी स्थापना में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो इसका ध्यान रखिएगा। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों को बहुत तीखी आलोचना की गई थी। तो ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तथा इसमें ब्रिटिश शासन जो थी उसके आर्थिक परिणाम जो हुए थे, भारत में जो दुष्परिणाम हुए थे, उसके बारे में आलोचना की गई थी। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह नारा किसका है? प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो वह बाल गंगाधर तिलक का है। तथा ये गर्मपंथी नेता थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो लाल पाल जो बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये जो थे ये गर्म दल के नेता थे। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, तथा उस समय वायसराय कर्जन थे। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो उस समय बंगाल जो था वह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, तथा इसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग शामिल थे। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था जानते हैं? कि ये बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहते थे। ये जो थे बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को अलग कर देंगे तो उनके प्रभाव पर अंकुश लग जाएगा, और बंगाली जनता को बांट देते थे। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। तो इस विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किए गए और जुलूस निकाले गए। तो विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया था और विभिन्न जुलूस निकाले गए थे। जन प्रतिनिधि के नए रास्ते ढूंढ लिए गए जन प्रतिरोध के। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। प्रश्न नहीं बनता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के बाद जो आंदोलन किया गया उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। जो यह आंदोलन था वैसे तो भारत के कई भागों में था, लेकिन यह बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी उनगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नहीं बनता है कि वंदे मातरम आंदोलन किस आंदोलन का भाग था? तो वह स्वदेशी आंदोलन का भाग था, तथा यह आंध्र के डेल्टा इलाकों में पाया जाता था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में था। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था, तथा कुछ मुस्लिम जमींदारों ने किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था क्योंकि वो मुस्लिम बहुसत्ता पार्टी चाहते थे। लीग की मांग थी कि मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो। तो लीग
जो मुस्लिम लीग थी उसकी मांग थी कि मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना हो, तथा 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली थी। तो 1909 में यह सरकार मांग मान ली थी, किससे? मार्ले मिंटो जो एक्ट आया था उसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन पद्धति का व्यवस्था की गई थी। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो गांधी जी ने 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तथा एक बात और इनकी इंपॉर्टेंट है कि 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखिएगा कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, लेकिन 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर चुके थे। अगला बिंदु है कि 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस की ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो था उसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए थे और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाल गए रॉलेट एक्ट के विरोध में और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, तथा बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में दिया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तथा वह बैसाखी का दिन था। इस जनसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो प्रश्न ये बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई? तो जो अमृतसर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए अगला बिंदु देखते हैं इसमें। अगला बिंदु है कि 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला किया, उसे जला दिया गया तथा गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो प्रश्न नहीं बनता है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद वापस लिया था? तो वह चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया था, तथा 1922 में हुआ था ये। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो उस दिन 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। अगला बिंदु इसी में है कि 1930 में शुरू किया गया सविनय आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह 1930 में शुरू किया गया था और यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। प्रश्न नहीं बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो वो 1930 में चालू किया गया। अगला बिंदु है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तथा उसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, तथा इस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जिसे HSRA कहते हैं, उसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला में हुई थी। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। तो जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज से मृत्यु कर दी थी, उस सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मार के हत्या कर दी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया। अपने साथी राष्ट्रवादी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो अपने साथी राष्ट्रवादी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था, तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को प्रश्न नहीं बनता है कब फांसी पर चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931 को। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। अगला बिंदु है कि 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। तो 1930 में ऐलान किया गया था कि वह नमक कानून गांधी जी तोड़ेंगे। अगला बिंदु है कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को तोड़ा था। तथा यह नमक कानून कब तोड़ा गया? 24 मार्च को तो वो गए थे, तथा 6 अप्रैल
24 मार्च को चुके गए थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था तथा टोटल 21 दिन लगे थे उसमें, जिसको ध्यान रखिएगा। जो यात्रा की उसमें 21 दिन लगे थे। अगला बिंदु है कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किए गए और सज़ा दी गई। रिहा होने के उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों में आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई दी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका बताई जा रही। तो कर्नाटक की अंबाबाई जो थी। अगला बिंदु है कि 1920 के दशक की शुरुआती से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। तो दांडी यात्रा जो हुई थी उसमें 1920 से ही शुरुआत जो आंदोलन में सक्रिय थी, सरोजिनी नायडू भी उसमें शामिल थी तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुँचने वाली पहली महिला थी। तो पहली भारतीय महिला थी, तो जो ये सरोजिनी नायडू थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला कौन थी? वह एनी बेसेंट थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, पहली महिला एनी बेसेंट थी। अगला बिंदु है कि मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद, इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे वे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया था। तो मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है तथा सीमांत गांधी भी नहीं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सीमांत गांधी कहा जाता है तथा यह गांधी जी ने कहा था। अगला बिंदु है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।